हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम फिर से इलेक्ट्रिसिटी की एक और लेक्चर वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले लेक्चर वीडियो में हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपना रेजिस्टेंस को कंप्लीटली। अब हम उससे आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, तभी जाके ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। तो टॉपिक है अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो होता है क्या ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? जब भी हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो कुछ देर बाद आपने देखा होगा कि वो कंडक्टर जो है वो गर्म होने लग जाता है। तो बेसिकली वो गर्म क्यों होता है, हमें वही फिनोमेना पढ़ना है कि जो गर्म हो जाता है तो वो करंट का ही एक इफेक्ट है जो थोड़ी देर बाद वो प्रोड्यूस करता है। तो गर्म कैसे होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करते हैं और वो कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। लेकिन ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, तो इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रैंडम मोशन में हमेशा मूव करते रहते हैं, बट जैसे ही इस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो सारे इलेक्ट्रॉन एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, जैसे हमने इसको पोटेंशियल अप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करने लगेंगे, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे खींचने लगेगा तो ये ऐसे मूव करेंगे, राइट। ये मूव करने लगेंगे, लेकिन इतनी इजीली थोड़ी मूव करेंगे क्योंकि अब इस कंडक्टर के पास एक प्रॉपर्टी है जो कि है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसको ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ना। इसका मतलब एक इस टाइप का कोई रास्ता है, इसके बीच में क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो को स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा, इट मींस अपोज करने की यहाँ पे कोशिश करेगा, है ना। अपोज करता है। अब इस अपोजिशन को की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में ये कोलाइड करने लग जाएंगे, कोलिजन होने लग जाएंगे, आपस में टकराएंगे, बहुत ज्यादा तेजी से एक दूसरे के साथ टकराएंगे। टकराने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, है ना। ये सब एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करेंगे और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट। यानी फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। और उसी की वजह से कोई भी जो कंडक्टर होता है हमारा, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी कंडक्टर होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद गर्म होने लग जाते हैं। इसी फिनोमेना को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गए तो इसने वर्क डन किया। वो वर्क डन किस चीज के लिए किया, इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इसको वर्क डन करना पड़ा। तो उस वर्क डन को कहते हैं हम एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी के अंदर। तो इस मैकेनिज्म को मैंने ऑलरेडी की पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया किसी कंडक्टर के एंड पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होने लग जाता है, और उस कोलिजन होने लग जाता है तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए एक वर्क डन करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरे का फ्लो होते हैं। तो वो जो वर्क डन होता है वही वर्क डन होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर। क्लियर। तो ये बेसिकली की पॉइंट्स हो जाएंगे पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। शॉर्ट्स में आपको ये समझ में आ जाएगा, चलिए नोट कर लीजिए। अब आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे कि अभी बताया मैंने, जो मोशन को अपोज कर रहा था रेजिस्टेंस, उस मोशन को ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन किया था इलेक्ट्रॉन ने, वो वर्क डन कन्वर्ट क्या होता है, वो वही वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इट मींस वर्क डन बाय अ करंट इन एन इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, यहां तक तो पता चल गया। अब हमने अप्लाई किया था पोटेंशियल, और ये क्या कर रहा है, वर्क डन, है ना। क्यों, क्या यहाँ पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन हो सकता है या कोई भी चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे जो वर्क डन है वो हो गया वी क्यू। क्लियर, और ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट के अंदर। क्लियर, और क्यू, और ये हमने पढ़ा हुआ है क्यू इक्वल्स टू आई टी। कैसे, क्योंकि करंट इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आई टी, तो फर्स्ट फॉर्मूला यहां से अपने पास बन गया वी आई टी। क्लियर, ये तो है ही अपने पास, ये बेसिक सा। अब
यहाँ पे अगर हम v की वैल्यू आई आर पुट करते हैं ड्यू टू ओम्स लॉ, तो I इंटू आई स्क्वायर आर टी, तो एक और बन गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट। क्लियर बन गया। इसको कहते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे हम कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता क्या है। ठीक है, अब H इक्वल्स टू आई की जगह हम लिख सकते हैं V बाय आर स्क्वायर था टू आर टी, ये हो गया V स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर टी, इससे ये कैंसिल, तो ये बन गया अपने पास V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। क्लियर, तो बेसिक अपने पास जो हीट के जो फॉर्मूले बने हैं वो बन गया H इक्वल्स टू, सबसे बेसिक फॉर्मूला ये हो गया V क्यू इक्वल्स टू V आई टी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी और इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। और हीट एनर्जी की ऐसा यूनिट अपने को पता है, वो होती है जूल। कोई भी एनर्जी जो होती है उसकी ऐसा यूनिट जूल होती है। क्लियर, चलिए अब अपना जो कॉन्सेप्ट बनाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या कहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कि H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। राइट, इसका मतलब क्या है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। किसी रेजिस्टेंस के लिए जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कितनी देर के लिए वो करंट जो है फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर के थ्रू। तो इसको कहते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में, तो इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगेन H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, यानी जो हीट हो रही है किसी कंडक्टर में प्रोड्यूस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कितनी देर के लिए करंट उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। क्लियर, चलिए अब यहां से एक नया टॉपिक हमें मिलता है और वो है अपना इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर अभी हमने यहाँ पे देखा पीछे, अगर देखिए जो डायग्राम हमने बनाया था उसमें एक एंड से दूसरे एंड पे यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो इलेक्ट्रॉन थे वो ड्रिफ्ट कर रहे थे, है ना, वो मूव कर रहे थे। अब जब मूव कर रहे थे तो उन्होंने वर्क कर रहे थे, तो वर्क कितनी देर में हुआ या वर्क को होने में कितना टाइम लग रहा है वो डिपेंड करती है उसकी इलेक्ट्रिक पावर पे। ठीक है, उस चीज को डिफाइन करता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इट मींस रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिक करंट। या दूसरा ये भी कह सकते हैं कि किस रेट से वो हीट इलेक्ट्रिक करंट जो है हीट कंज्यूम कर रहा है या किस रेट से हीट वो निकाल रहा है, उसे कहेंगे उसकी इलेक्ट्रिक पावर। जितनी ज्यादा हीट निकालेगा उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी, जितनी कम हीट निकलेगी उतनी कम उसकी इलेक्ट्रिक पावर होने वाली है। तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू क्या कह रहा है वर्क रेट किसके साथ है टाइम। तो कॉन्सेप्ट बन गया पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट अगर देखें, ऐसा यूनिट होती है इसकी वॉट। ठीक है, जिसको हम डिफाइन करते हैं W से। ठीक है, W से इसको हम डिनोट करते हैं, तो ऐसा यूनिट होगी वॉट। अब इससे इसके कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो पावर इक्वल्स टू W बाई टी, तो W इक्वल्स टू होता है V क्यू। ठीक है, और Q अपॉन में T होता है I, तो बन गया V I। दूसरा V इक्वल्स टू होता है आई आर इंटू आई, तो पावर इक्वल्स टू हो गया आई स्क्वायर आर। आई इक्वल्स टू होता है V अपॉन आर, तो ये हो गया V बाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो गया V स्क्वायर आर स्क्वायर
कैंसिल, तो पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय, तो अपने पास पावर के कॉन्सेप्ट आ गए हैं। एक तो हो गया वर्क अपॉन टाइम वी आई वी स्क्वायर बाय आर और आई स्क्वायर। हाँ, तो ये हो गया अपने पास पावर के कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसकी एक और यूनिट, इस यूनिट को पहले डिफाइन करते हैं हम, किसको, 1 वॉट को। तो जैसा कि पावर क्या है, इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, पावर की यूनिट होती है वॉट, इसको 1 लिख दे, ये होती है जूल और ये होता है, तो ये हो गया 1 वॉट ऑफ पावर। तो 1 वॉट का मतलब क्या क्या, पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। या तो ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसको। तो 1 वॉट और 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर, या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि उसको इलेक्ट्रिक करंट को, या जो अपने पास चार्ज थे उसको एक एंड से दूसरे एंड पे जाने पे 1 सेकंड के अंदर अगर वो 1 जूल वर्क करता है तो इट मींस उसकी पावर होगी 1 वॉट। क्लियर, तो ये हो गया अपने पास 1 वॉट को डिफाइन। अब अपने पास यहाँ पे एक और ऐसे यूनिट होती है, सॉरी एक और यूनिट होती है, उसे कहते हैं हम इसकी कमर्शियल यूनिट। यूनिट ऑफ पावर वो होती है किलो वॉट, रिप्रेजेंट करते हैं के स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एच स्मॉल। ठीक है, तो ये जो किलो वॉट आर होती है, तो 1 किलो वॉट आर इक्वल्स टू होता है 1 यूनिट, इसको यूनिट भी बोला जाता है। ये वही यूनिट है जब हम मीटर रीडिंग में चेक करते हैं कि हमारा जो बिल चेक करने के देखते हैं कितने यूनिट हमारा रीडिंग्स दे रहा है ये, तो ये रीडिंग हमने कितनी यूनिट्स रीडिंग कंज्यूम करी है हम, तो वो कहलाता है हमारा 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब 1 किलोवाट आर के पास कितनी एनर्जी होती है उसको जरा देखते हैं। तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट, आर का मतलब होता है 60 इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो गया 6 36, 1 2 3 4 5 वॉट सेकेंड। और वॉट सेकेंड ध्यान से देखो, वॉट इक्वल्स टू होता है जूल अपॉन में सेकेंड, तो वॉट सेकेंड इक्वल्स टू बन गया जूल, ये हो गया जूल। अब क्या करेंगे, यहां अपने को डेसिमल चाहिए तो 10 से डिवाइड कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल इक्वल्स टू 1 किलोवाट आर, या इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो ये आ गया अपने पास 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है। तो जितनी ज्यादा वो यूनिट आपकी मीटर रीडिंग में आ रही है, तो मींस उसका उतना मल्टीप्लाई करता है, इतने टाइम से आपने क्या करा होगा, एनर्जी कंज्यूम की होगी। क्लियर, चलिए अब बेसिकली एप्लीकेशंस जो हम ये पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट, ये कहाँ अप्लाई होता है, क्या इसका कोई एप्लीकेशन अपने को देखने को मिलता है। तो बहुत बेसिक सा मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिक हीटर सबने देखा होगा। तो मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक हीटर की, वो कर रहा हूँ जो सर्कुलर शेप का होता है, ऊपर से कुछ ऐसा होता है, राइट। इसके अंदर देखा होगा आपने ऐसे, ये कुछ स्प्रिंग्स होती है जिसको हम कहते हैं कॉइल्स, राइट। ये होती है कॉइल, ये कॉइल बनी होती है नाइक्रोम की, ठीक है। और यहां से इसको ये कोड जो होता है ऐसे सप्लाई दे रखा होता है, ये अपने पास होती है कोड, जिसको बेसिकली हम कहते हैं वायर, जिसको हम पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, इसको कनेक्ट करने के कुछ सेकंड बाद ये रेड हॉट हो जाती है, राइट। रेड हॉट हो जाती है, रेड हॉट क्यों होती है,
बेसिकली रेड हॉट इसलिए होती है कि इसका रेजिस्टेंस होता है हाई, इसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है नाइक्रोम का, ये एक एलॉय होता है। तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या करेगा, जब हमने पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इक्वल्स टू I स्क्वायर R T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हीट उतनी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, इसी वजह से क्या होता है, ये रेड हॉट हो जाता है। क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है अपने पास कि किसी इलेक्ट्रिक हीटर की कॉइल जो होती है वो हॉट हो जाती है, बट ये वायर जो होती है ये रेड हॉट नहीं होती, क्यों, क्या गर्म नहीं होती, रेड भी छोड़ो गर्म क्यों नहीं करती, क्योंकि ये बनी हुई होती है कॉपर की, और कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है काफी ज्यादा लो होता है या नेग्लिजिबल हम जिसको मानते हैं। तो लो रेजिस्टेंस होने की वजह से कॉपर हॉट नहीं हीट नहीं करता है, जबकि हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से नाइक्रोम की कॉइल हीट करने लग जाती है। इसके अंदर दोनों कॉन्सेप्ट हमारे एक तरह से एक्सप्लेन हो गए। रेजिस्टेंस हाई करेंगे तो हीट इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस डाउन करोगे तो हीट डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर। सेम यही आपका फिनोमिना होता है इलेक्ट्रिक प्रेस, जो आयरन हम यूज करते हैं उसके अंदर भी जो मटेरियल यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। जहां भी हमें क्या चाहिए होता है, जो भी हमारा कंडक्टर जो हम यूज कर रहे हैं अगर वो गर्म करना है तो वहां पे ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। और जहां भी हमें टेम्परेचर नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी जो है यहाँ पे तो यूटिलाइज हो रही है, लेकिन इसमें से जो एनर्जी है ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी डाउन होती रहती है। राइट। सेम हमने जो बल्ब देखा है, बल्ब देखा वो आता है येलो कलर का ऐसा बल्ब होता है, राइट, ये बल्ब ऐसा कुछ होता है और इसके अंदर ये फिलामेंट होता है। तो ये जो फिलामेंट होता है ये होता है टंगस्टन का, और टंगस्टन के पास भी रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, ये अप्रोक्स 100 वोल्ट 200 वोल्ट में मिलते हैं हमें, राइट। तो इसके ऑन करते जैसे ये ग्लो करता है उसके 5 से 6 सेकंड के अंदर ही ये गर्म होना स्टार्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि इसका भी रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। सेम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी ज्यादा, राइट, तो ये भी गर्म करने जाता है। और भी है ऐसा बहुत सारे टेम्परेचर, पानी गर्म करने का गीजर, या वो जो वाटर इमर्सन रोड आती है पानी गर्म करने के लिए हम रॉड यूज करते हैं बाल्टी में लाके, सेम इन सब के जो रेजिस्टेंस होते हैं काफी हाई होते हैं, इसलिए ये गर्म हो जाता है। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है जिसको हमने यूज किया हुआ है। कहाँ यूज किया है, तो उसको यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्यूज में। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज ये वर्ड सुना होगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली एक डिवाइस होता है जिसको क्या करते हैं हम किसी भी सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो डिवाइस होता है इसके अंदर होता है लो रेजिस्टेंस वायर। तो ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं ये हम लोगों ने एक फ्यूज लगा दिया, ठीक है, लो रेजिस्टेंस है, ये फ्यूज है और ये अपने पास वो लोड रेजिस्टेंस है RL और ये हो गया RF फ्यूज। लोड रेजिस्टेंस मतलब कुछ भी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर, टीवी, अपने स्पीकर्स, एनीथिंग, ठीक है। ये हमने लगा दिया और इसको लगा दिया सीरीज में। अब क्या होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे करंट आएगा I पोटेंशियल अप्लाई करने पे, ठीक है, इसको तो चाहिए एक ठीक ठाक करंट, बट जैसे यहाँ पे करंट आएगा एक ऐसे करंट की वैल्यू जिससे कि इसको नुकसान हो सकता है, तो उससे कम वैल्यू का यहाँ पे हम यूज करते हैं एक फ्यूज, ठीक है। अब जैसे यहाँ से करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका लो रेजिस्टेंस होने की वजह से ये गर्म होने लगेगा, गर्म होते होते ये मेल्ट कर जाएगा और मेल्ट होते ही यहाँ से टूट जाएगा, और जैसे ये टूटेगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और हमारा ये पूरा का पूरा जो गैजेट है ये सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज का। आपने एक इलेक्ट्रिक फ्यूज देखा होगा जो जनरली स्पीकर्स के पीछे मिल जाएगा आपको, कुछ ऐसा होता है, ये ग्लास का होता है और इसके अंदर ये वायर जा रही होती है, यही वायर होती है, ये लो रेजिस्टेंस वायर होती है ये, ठीक है। तो ये एक फ्यूज का एक टाइप हो गया। तो ये हो गए इसके एप्लीकेशंस। चलिए यह हमारा हो गया इलेक्ट्रिक, जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था वो कंप्लीट, उसका एप्लीकेशन हमने समझ लिया। अब हम इन पे कर लेते हैं इन दो टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चंस।
तो ये है अपने पास फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट and 360 volt when the heating is at minimum. The voltage is 220 volt. What are the current and resistance in each case? क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो क्या कर रही है, हीट हो रही है इस रेट पे इनिशियली, ये इसका मैक्सिमम रेट है और ये इसका मिनिमम रेट है। तो ये पावर दे रखी है, क्लियर। और जो वोल्टेज है दोनों की सेम है, वो है 220 वोल्ट। तो इसके पास कितना करंट होगा हर दोनों केसेस में, कितना रेजिस्टेंस। तो सिंपल सा देखिए, पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इक्वल्स टू V I1। तो I1 इक्वल्स टू P1 अपॉन में V, ठीक है। P1 है 840, ये है 220, कैंसिल 42 11। तो इसको सॉल्व करेंगे, 39.8, तो आंसर आएगा 3.81 एम्पियर। सेम होगा अपने पास I2 अगर करेंगे तो I2 इक्वल्स टू P2 अपॉन में V। P2 है 360, V है 220, कैंसिल 18 11 18। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 170.63, तो 1.63 एम्पियर, क्लियर। और दूसरी चीज अपने को जो कैलकुलेट करनी है वो रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें पावर के पास, या तो हम यूज कर सकते हैं V²/R, ठीक है, या यूज कर सकते हैं एक V इक्वल्स टू IR वाला, सिंपल सा V इक्वल्स टू I इंटू R। तो वहां से कर सकते हैं, ये डेसिमल है, ये परेशान करेगा तो ये वाला अप्लाई करेंगे। तो P1 इक्वल्स टू ये, तो R1 इक्वल्स टू V² अपॉन में P1, V² 220 इंटू 220 अपॉन में 840, 10 से 10 गया, 11 42 11 21, क्लियर। मल्टीप्लाई करें, 11 का स्क्वायर होता है 121, एक 0 बचा 21, डिवाइड करेंगे तो 21 इंटू 5 होता है 5 10 105। तो ये जाएगा लगभग 121 0 5 पर 105 6, ठीक है। फिर ये जाएगा लगभग 7 पर, ठीक है, 21 इंटू 7 147, फिर जाएगा ये पॉइंट। तो अपने पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है लगभग 57, यहाँ जाएगा पॉइंट। फिर इसको डिवाइड करेंगे 6 पर, तो 57.6 ओम, ये आ गया R1। सेम R2 निकालेंगे हम, R2 इक्वल्स टू V² अपॉन में P2, V 220 P2 220 का स्क्वायर है ना, 220 300, 10 से 10 11 18 11 9, तो 1210/9, 1210/9, 9 1 जा 9 3 1, ठीक है, 9 3 जा 27 40 9 4 जा 36 40.4, तो ये आ गया 134.4 ओम। तो ये हो जाएगा अपने पास रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू, क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ohm रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। कह रहा है कि 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है
हर सेकेंड, तो टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, और रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है 4 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था H इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। वी निकालना है तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच इंटू आर बाय टी। एच है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, एच अपने को दे रखा 100, आर 4, ये 1, 400 का रूट होता है 20, तो पोटेंशियल आ जाएगा अपने पास 20 वोल्ट। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, compute the heat generated while transferring 96000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। हमें हीट कितनी जनरेट कर रही है अगर हम चार्ज 9600 कूलम 1 घंटे के लिए, ठीक है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। अब H इक्वल्स टू होता है वी आई टी और I इक्वल्स टू होता है Q बाई टी। तो H इक्वल्स टू क्या हो गया? V इंटू क्यू बाई टी इंटू टी। टी से T कैंसिल, तो V हो गया 50, Q हो गया 96000, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 9 6 5 6 30, 3 45, 3 48, 1 2 3 4 जूल। इसको स्टैंडर्ड में कर देते हैं, 48 इंटू 10 की पावर हो गया 5। अगर यहाँ डेसिमल लगाऊंगा तो एक यहाँ इंक्रीज हो जाएगा, तो 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 6। चलिए, तो इतनी हीट ये क्या करेगा? जनरेट करेगा अगर चार्ज, इतना चार्ज 1 घंटे में इतने पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 volt 100 watt, what is its resistance? 5 such bulb burn for 4 hours, what is the electrical energy consumed? Calculate the cost if the rate is 50 पैसे पर यूनिट। क्या कह रहा है? अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसका पोटेंशियल 200 वोल्ट हो, पावर 100 वोल्ट हो, और ऐसे 5 बल्ब हैं और 4 घंटे के लिए हम उनको ऑन करते हैं, तो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेंगे? लेकिन सबसे पहले, उससे पहले हमें बोला है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस के लिए इक्वल टू होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टी। V हो गया 200, P हो गया 100, ये हो गया 400 ओम रेजिस्टेंस। चलिए, अब बोल रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो अपने पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला पुट कर सकता है, या तो P इंटू टी कर सकते हैं हम, सिंपल है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? वर्क या हीट इक्वल्स टू होता है पावर इंटू टाइम, क्योंकि पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन, देखिए पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और अगर 4 बल्ब है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? चलिए, 4 पावर अपने को दे रखी है 100, टाइम अपने को दे रखा 4 आवर, इस आर को कन्वर्ट कर देते हैं हम सेकंड में। ठीक है, 4 4 जा 16 और 36 इंटू 16, व्हाट इज द टाइम चाहिए ना? 5 बल्ब है, सॉरी 5 बल्ब है, ये 5 बल्ब है, तो मल्टीप्लाई करते 5 4 जा 20, 20 इंटू 36, और 36 को डबल करते हैं 72। ठीक है, 36 को मल्टीप्लाई किया हमने 20 से, तो आ गया कितना? 720, 1 2 3 4,
ठीक है, तो ये किस में आएगी, वॉट सेकंड में। और अगर ये किस में दे रखा है, वॉट आर, अच्छा यूनिट बोला है तो हम इसे वॉट आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इजी हो गया अपने लिए, तो सिंपल सा। सेकंड में कन्वर्ट करने से अच्छा है कि 5 इंटू पावर है 100 वॉट इंटू यह टाइम है 4, तो ये आ जाएगा वोट आर 20, 1 2, और ये 1000 को हम लिख सकते हैं 2 किलो वॉट आर, और इसका मतलब क्या होता है, ये इतनी एनर्जी है कंज्यूम करेगा 2 किलो वॉट आर। अब कह रहा है जो कॉस्ट है वो 1 यूनिट यानी 1 किलो वॉट आर की जो वो है 50 पैसे, दो, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कॉस्ट कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 50, तो कितना आएगा ये 100 पैसे, 100 पैसा मतलब 1 रुपीज, तो 2 किलो वॉट आवर की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी अपने पास 1 रुपीज। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a torch bulb is rated at 2.5 volt and 750 milliampere. Calculate its power, its resistance, the energy consumed if the bulb is lighted for 4 hours. कह रहा है एक टॉर्च बल्ब है जिसका पोटेंशियल है 2.5 वोल्ट और इसके अंदर करंट जो जा रहा है वो जा रहा है 750 मिली, मिली का मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर। इसकी पावर निकालनी है। फर्स्ट पार्ट तो काफी इजी है, पावर इक्वल्स टू वी आई होता है, क्लियर, वी आई 2.5 इंटू 750 इंटू 10⁻⁻3, पॉइंट हटाएंगे 0, कैंसिल, 25 को 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस आंसर अपने पास आ ही चुका है। यहाँ पे 25 2 35 38 10 17, ये हो गया 14, ये हो गया 15, 5 8 8, तो 1885, 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया, इतने वोट। चलिए सेकंड, रेजिस्टेंस, तो V इक्वल्स टू होता है अपने पास आई आर, आर इक्वल्स टू हो गया V अपॉन आई, तो V कितना दे रखा है अपने को 2.5, आई दे रखा है 750 इंटू 10⁻⁻3, पॉइंट हटाएंगे एक 10 और, ये जाएगा 3 0 पर, क्लियर, 1 2 ये इससे कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 10 अपॉन 3, इसका आंसर आएगा 3.33। क्या निकाल रहे थे, रेजिस्टेंस इतना ओम, 3.33 ओम रेजिस्टेंस। और लास्ट क्या था, एनर्जी कंज्यूम इफ द बल्ब इज लाइटेड फॉर 4 आवर। थर्ड, टाइम दे रखा है 4 घंटे, दैट इज 4 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। कोई भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम, वी आई टी ये वाला लगा देते हैं, वी आई अपने पास है, या पावर इंटू टाइम, सिंपल पावर अपने पास है, तो पी सॉरी एनर्जी है ना, इक्वल्स टू वी आई टी, वी दे रखा है 2.5, आई दे रखा है 750 10⁻⁻3, टाइम है 4 इंटू 60 इंटू 60, इस पूरे की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी 1.885, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर लगभग 27,000 जूल। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 3 ohm and 6 ohm are connected in series across a battery of EMF 12 volt. Find the electric energy consumed in 1 minute in each resistance when these are connected in series. कह रहा है दो रेजिस्टेंस मान लेते हैं, 3 ओम है और अपने पास सेकंड है 6 ओम, और दोनों को 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, क्लियर। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है जब 1 मिनट के लिए, इट मीन 60 सेकंड के लिए इसके अंदर
के अंदर ये कितना कंज्यूम करता है। तो सिंपल सा देखिए, पहले तो समझते हैं। देखिए ये होता है सीरीज, है ना। सीरीज का कॉन्सेप्ट हमें पता है। ये अगर R1 है, ये R2 है, तो इसके पास करंट कितना जाएगा, I, यानी दोनों के पास सेम करंट जाएगा। और ये सेम करंट I निकालने के लिए हमें पहले टोटल करंट निकालना पड़ा है, क्योंकि टोटल करंट ही इनके बीच का करंट होता है ना। ऐसे होता है ना सीरीज में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और ये होता है 3 + 6, तो ये आ गया 9 ओम। ठीक है, यहां से आ गया अपने पास नेट रेजिस्टेंस। V अपने पास है, I अपने पास निकल जाएगा। V इक्वल्स टू होता है I R, तो I इक्वल्स टू हो गया V बाय R। V दे रखा था 9, सॉरी V दे रखा है 12, और R आया अपने पास 9। डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है, 930.3, या इसको सिंपल हम कर सकते हैं, इसके टेबल पे 3 के टेबल पे 4 पे, 3 के टेबल पे 3 पे। ठीक है, कितना आया था 1.30 आया था, 27 फिर 30 आएगा, फिर 21.33 एम्पियर। क्लियर, यहाँ तो हो गया। अब क्या कर रहा है कि इनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं ये रहा, तो इनका दोनों का कितने कितने ये एनर्जी कंज्यूम करे। क्लियर, एनर्जी अगर हमें फर्स्ट का निकालना है W1 या हीट 1, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है I² R1 T। ठीक है, I² R1 T। अब I कितना है, तो इसको हम ये वाली वैल्यू लेते हैं 4/3, इजी रहेगा अपने पास, स्क्वायर कर दिया, 2 बार लिख दिया। R1 कितना है 3, टाइम कितना है 60, 3 से 3, ये आ गया 20, 16 इंटू 2, 16 गुना 2 32, तो 320 जूल। सेम W2 इक्वल्स टू I² R2 T, I 4/3 R2 है अपने पास 6, और ये है 60, 2 22 to the 4 इंटू 16, तो ये आ गया 640 जूल। तो इतनी एनर्जी ये कंज्यूम करेंगे। चलिए हो गया, तो नोट कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 bulbs A and B are rated 100 volt, 120 volt and 10 volt, 120 volt respectively. They connected across at 120 volt source in series, which will consume more energy. उसी टाइप से एक क्वेश्चन है जैसा अभी पीछे वाला हमने करा है, कि जो फर्स्ट है उसकी पावर है 100 वोल्ट, और V दोनों के पास सेम है 120, P2 है 10 वोल्ट। करंट को अगर सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो कौन सा मोर एनर्जी कंज्यूम करे, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब इस पे ना टाइम नहीं दे रखा है ना, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि टाइम नहीं तो नहीं निकलेगा। लेकिन हमें ये पता है कि पावर और एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर, क्योंकि हमने पढ़ा था पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर पावर भी निकाल देंगे हम तो हमारा काम हो जाएगा। अब सीरीज में भी बोला हुआ है इनको, और सीरीज के लिए हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है नहीं, तो हम लोगों ने पढ़ा है P इक्वल्स टू V²/R, तो P1 इक्वल्स टू V²/R1, तो R1 इक्वल्स टू V²/P1। V कितना है 120 इंटू 120, P1 है 100, ये तो ये आ गया 144 ओम। सिमिलरली R2 अगर निकालेंगे तो V²/P2 120 इंटू 120/10, ये भी ऑलमोस्ट सेम आएगा, बस एक जीरो लग जाएगा एक्स्ट्रा। अब इनको कनेक्ट करा है सीरीज में, तो R इक्वल्स टू क्या आ गया R1 प्लस R2, यह है 144 प्लस 1440, तो क्या आएगा ये 4 8 1584 ओम। तो I निकालना पड़ेगा, नेट सर्किट में कितना होगा, तो V/R। V कितना है अपने पास 120, और यह है 1584, ठीक है 6792 33
9 6 15 1 9 8, तो 15/198 ये आएगा, सिंपल सा। ठीक है, कौन ज्यादा ले रहा है? तो देखिए अगर हमारे पास पावर इक्वल टू क्या होता है, एक होता है आई स्क्वायर आर, तो आई क्या है 15/198 इसका स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। तो पहला रेजिस्टेंस है 144, दूसरा है P2 इक्वल टू आई स्क्वायर R2, ये R1 हो गया। ठीक है, तो 15198 इंटू 1440। अब जब दोनों का आई तो सेम है ना, आई सेम है, रेजिस्टेंस इसका 144 इसका 1440, तो इसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा है, इट मींस इसका मल्टीपल ज्यादा होगा, जिसका मल्टीपल ज्यादा होगा उसकी पावर भी, तो सेकंड वाला जो है वो पावर ज्यादा ले रहा है, तो पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो हीट भी कौन लेगा, एनर्जी भी सेकंड वाला ही ज्यादा कंज्यूम करेगा। चलिए हो गया, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। ठीक है, टॉपिक जो कि हमने कवर किया है इलेक्ट्रिसिटी का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसकी बैक एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले एक बार आप सारे इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तभी जाके वो समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।